बड़ा गरम बुड्ढा है भाई, राजा ने तबसरा किया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता इमरान अंदर आ गया। ये क्या चल रहा था यार टीवी पर? मुझे तो जलाली की आवाज लग रही थी। वही हजरत थे, लाइव ड्रामा शुरू होने लगा था। बचा हो गया, मैंने कहा। इमरान के पूछने पर मैंने उसे तफसील बताई। वो सिगरेट सुलगाते हुए बोला, जिगर ये मामला तेजी से बिगड़ता जा रहा है। हो सकता है कि अब रियान और जावा के अलावा कुछ और लोग भी इस तमाशे में कूद पड़े। जलाली की जान को शदीद खतरा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा और ना किसी की बात मान रहा है। तो फिर क्या इरादे हैं? अब कोई रास्त कदम उठाना पड़ेगा। इमरान ने कश लगाया। यार मुझे भी तो बताओ, ये क्या स्टोरी चल रही है? राजा ने मुदाखलत की। पहले हमें तो ठीक से पता चल जाए, फिर तुम्हें भी बताते हैं कि इमरान ने उसे टाला। राजा की गलोती सेहतमंद आंख में जुस्तजू चमक रही थी। उसने मदद तलब नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने निगाह दूसरी तरफ फेर ली। अगले रोज शाम के फौरन बाद मैं और इमरान जलाली साहब की तरफ रवाना हो गए। राजा को इमरान ने फिलहाल होटल में रहने पर रजामंद कर लिया था। उसे अभी हमने कुछ बताया नहीं था, फिर भी वो मौजूदा हालात के बारे में काफी सारे अंदाजे कायम कर चुका था। बड़ा गाया शख्स था और आयार भी। रास्ते में उसने जिस तरह लैंड रोवर को खराब करके मुझे उल्लू बनाया था और अपना उल्लू सीधा किया था, वो मुझे भूला नहीं था। मेरी टांग अब पहले से काफी बेहतर थी, फिर भी वॉकिंग स्टिक के सहारे चलना पड़ रहा था। जिस्म पर जा बजा चोटों के नीले पीले निशान मौजूद थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लिबास में छुप गए थे। मुझे अपने खास उल खास चाकू की गुमशुदगी का अफसोस था। जाजगोरा के जहन्नुम वासिल करने वाला यह खंजर नुमा चाकू इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी ही में रह गया था। अब पता नहीं वो कहाँ और किसके पास था। इमरान एक तारीख शीशों वाली करोला गाड़ी में यहाँ पहुंचा था। पता नहीं ये किसकी गाड़ी थी। मैंने पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं। जब वो कुछ छुपाने का इरादा रखता था तो फिर इससे बहस फजूल होती थी। रास्ते में वो शाहीन से फोन पर खूब लड़ता झगड़ता रहा। दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाई। दोनों ने एक दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश की कि इनके दिल में एक दूसरे की रत्ती भर जगह भी नहीं है, और खुदा न करे वो एक हो जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाए और दुनिया जहन्नुम का नमूना बन जाए। हस्बे मामूल फोन पहले शाहीन ही ने बंद किया था और इमरान के खूबरू चेहरे पर शरारत नाच गई थी। इमरान के बाद मैंने फरा और आतिफ से बात की और इन्हें अपने कैरियर से आगाह किया। वो भी इस बात पर बहुत परेशान थे कि मेरा फोन 4 दिन तक मुसलसल बंद रहा था। फोन ही पर मैंने अपने और सुल्ताना के लखते जिगर बालू की जिंदगी बख्श आवाज भी सुनी। हम रात 9 बजे के लगभग जलाली फार्म हाउस पहुंचे। इमरान ने ठीक ही कहा था, फार्म हाउस के इर्द गिर्द का नक्शा अब बदला हुआ था। 2-3 जगह हमें पुलिस नाकों पर से गुजरना पड़ा। यहाँ इमरान ने बाकायदा अपनी और मेरी शनाख्त करवाई। आखिरी नाके पर बजरिया फोन जलाली साहब से इजाजत हासिल की गई। फार्म के मेन गेट पर पुलिस के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लोग भी मौजूद थे। यहाँ गेट से बाहर मीडिया के कुछ अफराद भी मौजूद थे। इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी और वो बाहर बैठे बिस से घोल रहे थे। मुझे इमरान को देखकर वो हमारी तरफ लपके। 2-3 अफराद ने कार की खिड़की से अपने माइक अंदर घुसा दिए। एक रिपोर्टर ने कहा, इमरान साहब, जावा एक बहुत ताकतवर शख्स का नाम है। वो इन लोगों में से है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते हैं। आपने उसे ललकारा है। आपके पीछे किसका हाथ है? माधुरी दीक्षित का, बल्कि वो पूरी की पूरी मेरे पीछे है। औरत आगे हो या पीछे, इसका फायदा तो होता ही है। इमरान ने एक आंख मिची। कौन माधुरी जनाब? शायद आप मजाक कर रहे हैं, रिपोर्टर ने कहा। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। माधुरी एक बहुत ज़हीन और चारागर खातून है। उसकी यादाश्त भी गजब की है। चंद साल पहले जब वो फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, जावा ने उसके साथ हर्बल भरशाट किया था। अब वो इसका बदला चुकाना चाहती है। हर्बल भरशाट, ये क्या लफ्ज़ है जनाब? पहली बार सुना है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने सुना है या नहीं, लेकिन हर्बल भरशाट तो अपनी जगह मौजूद है ना। और इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है। हर जगह इसका दौर दौरा है। अमीर तबके के कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गरीबों के साथ हर्बल भरशाट करना अपना हक समझते। लेकिन इसका मतलब? रिपोर्टर की बात अभी मुंह ही में थी कि इमरान ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। हम कोठी के पोर्च में पहुंचे और फिर अंदर चले गए। दूर से देखा, जलाली साहब छोटे ड्राइंग रूम में मौजूद थे। ये वही कमरा था जहां इमरान ने माइक्रोफोन छुपाया था और इस नन्हे से आले के जरिए हमने इस कोठी के कई सरबस्ता राज मालूम किए थे। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे। हमने शीशे में से देखा, जलाली साहब कमर के पीछे 2-3 कुशन रखे सोफे पर नीम दराज थे। डॉक्टर महनाज उनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। बॉबी तुफैल की बहू रजिया भी करीब ही मौजूद थी। दूसरों के सामने जलाली साहब महनाज से बिल्कुल लिए दिए रहते थे, बल्कि किसी वक्त डांट भी देते थे। महनाज भी जनाब और सर के सिवा बात नहीं करती थी। अभी तक कोठी में किसी को शुबा तक नहीं था कि यहाँ एक नहायत खुफिया शादी की सूरत में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है। कम से कम अभी तक तो ये बात एक टॉप सीक्रेट ही थी। इसी दौरान में डॉक्टर महनाज की नजर मुझ पर पड़ गई। मैंने उसे इशारे से बाहर बुलाया। उसने हाथ की हरकत से बताया कि थोड़ी देर में आती हूँ। जलाली साहब के वाइटल साइंस चेक करने के बाद उसने जलाली साहब के बाजू पर लगे हुए
कैनोला में 2 इंजेक्शन दिए और बाहर आके नायाब ईरानी बिल्ली का एक गोल मटोल बलूंगड़ा जलाली साहब के सीने पर चढ़ा बैठा था और अटकलियां कर रहा था। कल शाम ही इमरान ने डॉक्टर महनाज को फोन पर सारी सूरत-ए-हाल बता दी थी। मेरी खैरियत और फतेह मोहम्मद की हलाकत से भी आगाह कर दिया था। सेक्रेटरी नदीम के दोहरे रूप की आम तरीन इतला भी महनाज तक पहुंचा दी थी। इसके बाद उसे यह भी कह दिया था कि अगर वो मुनासिब समझे तो ये मालूमात जलाली साहब को दे दे। महनाज मेरी बाखैरियत वापसी पर खुश थी, ताहम जलाली साहब की अबतर तबीयत ने उसे परेशान भी कर रखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी सर को कुछ नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारी खैरियत से आगाह किया। महनाज का इशारा मेरी तरफ था। नदीम के बारे में भी नहीं बताया? इमरान ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं। फतेह मोहम्मद की मौत की खबर की तरह इस खबर से भी सर को बहुत सदमा पहुंचना है और इनकी हालत ऐसी नहीं है कि फिलहाल इन्हें ऐसे शाक पहुंचाया जाए। हुआ क्या है? मैंने पूछा। सब कुछ बिगड़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, शुगर लेवल। एक तो हालात ऐसे हैं, ऊपर से ये मीडिया वाले हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। कल एक चैनल के रिपोर्टर पर बहुत बिगड़े हैं सर। तबीयत तो उसी वक्त खराब हो गई थी, बाद में CIA वाले आ गए। हर एक की डिमांड यही है कि सर आरा कोए वाला बाग सवाले कर दें और अपनी जान छुड़ाएं, लेकिन ये भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बस जिद पकड़ लिया इन्होंने कि देना नहीं। जितना जोर दिया जा रहा है इतना ही अपने मुवक्कफ पर सख्त हो रहे हैं ये। डॉक्टर महनाज, तुम भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे इस तरह देखने से वो गड़बड़ा गई और बोली, क्या मतलब? तुम सर के इतने करीब हो, वो तुम्हारी बात तहम्मुल से सुनते, इस पर गौर करते हैं, लेकिन ऐसा तो बस किसी वक्त ही होता है। चाहे मूड अच्छा हो तो तुम मूड अच्छा कर लो ना, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। वो जरा चौंक सी गई, रोशन पेशानी पर एक शिकन सी उभरी और गायब होगी। वो आप दोनों को भी तो बड़े गौर से सुनते हैं, आप क्यों नहीं बात करते? वो बोली। इसी दौरान में जलाली साहब को शदीद खांसी होने लगी। हमारी तरह डॉक्टर महनाज ने भी खिड़की में से उन्हें खांसते देखा और तेजी से अंदर चली गई। वे एक बार फिर बड़ी तनदही से इनकी देखभाल में मसरूफ हो गई। रजिया भी इस सिलसिले में उसकी मदद कर रही थी। महनाज ने जलाली साहब को एक इनहेलर दिया, फिर इनका सर ऊंचा करने के लिए अपने जानों पर रखा और इनके बूढ़े सीने पर हौले हौले हाथ चलाने लगी। हमें मालूम नहीं था कि अब हम इस अंदाज में महनाज को कभी नहीं देख सकेंगे। हाँ, इसके बाद हमने डॉक्टर महनाज को कहीं नहीं देखा। वो कहाँ गई, कब और क्यों गई, कुछ पता नहीं चला। अगले करीबन 2 माह तक हम डॉक्टर महनाज के हवाले से पैदा होने वाले सवालों का जवाब ढूंढने की सरतोड़ कोशिश करते रहे। ये इस रोदात में एक गैप मोड़ था, लेकिन फिलहाल तो इस रात की बात हो रही है जब उसने जलाली साहब का सर अपने जानों पर रखा हुआ था और वो अपना हाथ होले होले से उनके सीने पर चला रही थी। उनको वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गया। इमरान भी मेरे साथ था। हम सोचने लगे कि हमें क्या करना है। ये बात तो हम अच्छी तरह जान चुके थे कि अगर जलाली साहब पर किसी तरीके से दबाव डाला जा सकता है तो वो तरीका सिर्फ महनाज ही है। अगर जलाली साहब को यकीन हो जाता कि इनके चुप रहने से महनाज किसी बड़ी मुसीबत में फंस रही है या उसकी जिंदगी को खतरा है तो वो अपनी जिद के खौल से निकल सकते थे। डॉक्टर महनाज को दबाव के लिए इस्तेमाल करना यकीनन हमारे लिए एक नाखुशगवार अमल था, लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो चुके थे उनमें से अब कुछ न कुछ करना जरूरी था। अब भी कुछ न कुछ करने में बहुत से खतरे पोशीदा थे, जिनमें से एक ये भी था कि खुदा न ख्वास्ता जलाली साहब को कुछ हो जाता और आरा कोए हमेशा के लिए कहीं ओझल हो जाता। हमारे पास 2-3 प्लान थे। इनमें से एक ये भी था कि अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर डॉक्टर महनाज को जलाली के सामने गन पॉइंट पर रखा जाए। अगर नागुजीर हो तो कुछ तशद्दुद भी किया जाए और जलाली को जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया जाए। रात 12 बजे के करीब इमरान जू की तरफ अपने अपार्टमेंट में चला गया। मैं सोने के लिए लेट गया। टांग समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द की लहरें उठ रही थी। कमरे की अलमारी में पेन किलर्स मौजूद थे, लेकिन मुझे दर्द को मारने के बजाय दर्द को सहना ज्यादा अच्छा लगता था। दर्द बर्दाश्त करने के लम्हों में मैं खुद को बारूदा जैकी के बहुत करीब महसूस करने लगा था। वो जैसे मेरे करीब आकर बैठ जाता था, मुझसे बातें करने लगता था। न जाने किस वक्त दर्द दवा हो गया और मैं सो गया। किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाबा तुफैल मेरे सामने था। सफेद दाढ़ी के हाले में उसका चेहरा जर्द नजर आता था, आंखों से आंसू रवां थे। वो दिल दोज आवाज में बोला, उठो देखो क्या हो गया है। जलाली हम सबको छोड़कर चला गया है। मुझे नहीं लगता वो जिंदा है, मुझे नहीं लगता। मैं उठा और नंगे पांव जलाली साहब के कमरे की तरफ लपका। बाबा तुफैल भी रोता हुआ मेरे साथ था। कोठी में खलबली सी मची हुई थी। हम कमरे में दाखिल हुए। जलाली साहब बिल्कुल साकत और जामत पड़े थे। चेहरे पर जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। मैंने उनकी नब्ज टटोरी, नब्ज का कोई सुराग नहीं मिला। जिस्म ठंडा था। गौर करने पर सीने में हल्की सी हरकत महसूस हुई। शायद ये सांस की हरकत थी। डॉक्टर महनाज कहाँ है? मैंने चिल्ला कर पूछा। वो चली गई, भाग गई हरामखोर। उसका कमरा खाली है, सारा सामान भी गायब है। बाबा तुफैल ने कराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? इसी दौरान में इमरान भी पहुंच गया। लगता था कि बाबा तुफैल के आखिरी अल्फाज उसने भी सुन लिए थे। मैंने कहा, इमरान, जलाली साहब को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है। मुझे लगता है
कि अभी इनकी थोड़ी बहुत सांस चल रही है। एक एम्बुलेंस बेडरूम के अकबी दरवाजे के पास बिल्कुल तैयार हालत में थी। 2-3 मिनट के अंदर एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने बाबे तुफैल और रजिया वगैरह को हदायत की कि अभी कमरे की किसी शय को उसकी जगह से हिलाया न जाए। कमरे में कुछ चीजें अपनी जगहों से हटी हुई थी। साइड टेबल पर रखी हुई दवा की 2 शीशियां नीचे गिरी हुई थी। एक छोटा टाइम पीस शायद इन शीशों के ऊपर गिरा था और टूट गया था। जलाली साहब की बेडशीट पर बहुत सी सिलवटें थी। हम जलाली साहब के हल्के फुल्के जिस्म को उठाकर एम्बुलेंस तक लाए। इमरान ने कहा, हम दोनों का जाना ठीक नहीं, तुम यहीं रहो और फोन पर मुझसे राब्ता रखो। डॉक्टर महनाज को ढूंढो, हो सकता है कि वो कोठी के अंदर ही कहीं मौजूद हो। नर्स बुशरा का भी पता करो। मैंने इस बात में सरीला, वहीद, इमरान और वेटनरी डॉक्टर अदील बेसुध जलाली साहब को एम्बुलेंस में डालकर निकल गए। मुलाजिम आबदीदा थे, कई बाकायदा रो रहे थे। इनमें से कुछ ने अपने ताई जलाली साहब को मुर्दा करार दे दिया था। इंचार्ज पुलिस अफसर एसपी तैमूर खान भी फौरन ही अंदर आ गया। इसको बयान देते हुए बाबे तुफैल ने कहा, जलाली की तबीयत शाम से ही ठीक नहीं थी, 10 बजे तक तबीयत ज्यादा खराब होगी। मेरे कहने पर महनाज ने अपने किसी बड़े डॉक्टर को फोन किया। यह डॉक्टर खुद तो नहीं आया, उसने एक छोटे डॉक्टर को भेज दिया। अब पता नहीं वो डॉक्टर था भी या नहीं, शक्ल से तो कोई बोचड़ ही लगता था। यह भी ठीक से पता नहीं कि महनाज ने किसी बड़े डॉक्टर को फोन भी किया था या नहीं। मुझे तो लगता है जी कि यह सारी प्लानिंग पहले से ही थी। इस कमीनी ने जब यह देखा कि जलाली का आखिरी वक्त आ गया तो सफाया करके यहां से निकल गई। बाबा तुफैल फिर हिचकियों से रोने लगा। एसपी तैमूर ने पूछा, सफाया करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कुछ चीजें भी गई हैं? हाँ जी, ये देखें, ये सारी अलमारी उलट पलट है, पता नहीं क्या कुछ निकाला गया है यहाँ से। बाबा तुफैल ने अलमारी के पट खोल कर दिखाए। बाकी हर शय दरहम बरहम दिखाई देती थी। एक दराज अध खुली थी, वहां से अफरा तफरी में कैश निकाला गया था। 500 के 2 नोट दराज से निकलकर अलमारी के निचले हिस्से में पड़े थे। दराज में सोने की एक जंजीर भी अटकी हुई थी, कालबन किसी कीमती हार का हिस्सा थी। बाबा तुफैल हमें साथ वाले कमरे में लाया। यह अबनूस की बनी हुई एक मजबूत दीवार की अलमारी थी। इस अलमारी का एक ताला टूटा हुआ था। बाबा तुफैल ने पट खोला। अंदर लकड़ी का एक बॉक्स था। बॉक्स की लंबाई 2.5 फुट के करीब होगी। इसकी चौड़ाई 1 फुट और ऊंचाई 1 फुट से थोड़ी कम महसूस होती थी। बॉक्स के इतराफ में सुर्खी माइल मिट्टी लगी हुई थी। साफ पता चलता था कि बॉक्स कहीं जमीन में दबा रहा है। बॉक्स का एक कोना भी टूटा हुआ था। ज़हन में फौरन ये आया कि यही वो बॉक्स है जिसके लिए यहाँ हलचल मची हुई है। ये वही आराग कोए वाला नादर बॉक्स था, लेकिन ये खाली था। एसपी तैमूर ने आगे बढ़कर देखा। बॉक्स में अखबारी कागजों के सिवा और कुछ नहीं था। ये कागज गालबन मुजस्मे को खराश वगैरह से बचाने के लिए तह तर तह बॉक्स में रखे गए थे। मुजस्मा कहाँ है? तैमूर ने पूछा। आप खुद अंदाजा लगा लें जी कि कहाँ है। महनाज और इसका साथी ले गए हैं। रात को गेट पर मौजूद रहने वाला सब इंस्पेक्टर भी कमरे में मौजूद था। एसपी तैमूर ने पूछा, डॉक्टर महनाज कितने बजे निकली थी कोर्ट से? यही कोई 1 बजे का वक्त होगा जी। और कौन था? वही सांवले से रंग वाला डॉक्टर जो रात 10 बजे के बाद यहाँ पहुंचा था। उसकी मेहरान गाड़ी थी। मैंने पूछा था कि इस वक्त वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर महनाज ने कहा था कि जलाली साहब की तबीयत ठीक नहीं, फौरी तौर पर कुछ दवाओं की जरूरत है जो लाहौर से मिलेंगी, बस 1-1.5 घंटे में वापस आ जाते। एसपी तैमूर ने कहा, तुमने ये नहीं सोचा कि अगर जलाली साहब की तबीयत खराब है तो फिर वो दोनों क्यों जा रहे हैं? इनमें से एक को यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। जी, इस वक्त यह बात दिमाग में नहीं आई थी। वैसे भी मेरा ख्याल था कि शायद बड़े साहब को कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया गया है और फिलहाल वो सो रहे हैं। गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया है? बिल्कुल जनाब, गाड़ी की यहाँ से रवानगी का बिल्कुल ठीक टाइम भी लिखा होगा रजिस्टर में। एसपी तैमूर अपने मातहतों को हदायत देता हुआ तेज कदमों से बाहर निकल गया। इसके हुक्म पर कोठी के तीनों बैरूनी दरवाजे बंद कर दिए गए और गार्ड्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। सनसनी की कैफियत शदीद होती जा रही थी। मैं मबहूत सा लकड़ी के उस बॉक्स के सामने खड़ा था जो अब तक एक मुअम्मा बना रहा था। वह भी एक मुअम्मा ही था क्योंकि उसके अंदर असल चीज मौजूद नहीं थी। बाबा तुफैल मुसलसल अपनी सफेद दाढ़ी को आंसुओं से बकोरा था। उसे जैसे यकीन हो चुका था क्या वो जलाली साहब को जिंदा नहीं देख पाएगा। मैंने बॉक्स का जायजा लेते हुए कहा, जाहिर है ये यहाँ मौजूद नहीं था, वरना तलाश के वक्त जावा के हत्थे चढ़ गया होता या रियान के लोग इसे ले उड़े होते। लगता है कि ये 2-4 दिन पहले ही यहाँ पहुंचा है। मेरा भी यही ख्याल है। बाबा तुफैल ने आंसू पूछते हुए कहा, परसों शाम के वक्त जलाली की तबीयत काफी अच्छी थी, बिल्कुल हशाश बिशाश नजर आ रहे थे। शाम से कुछ देर पहले ही जीप पर बैठकर सैर के लिए निकल गए थे। ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया। मगरिब से कोई 1 घंटा बाद वापस आए थे। जीप सामने की तरफ खड़ी करने के बजाय उन्होंने यहाँ पिछले सेन में खड़ी की थी, अपने कमरे के पिछले दरवाजे के बिल्कुल सामने। मुझे इस वक्त भी ख्याल आया था कि ये जीप इधर क्यों ले आए हैं। मुझे लगता है कि उसी शाम जलाली ये लकड़ी का संदूक कहीं से निकाल कर लाए थे। हाँ, एक बात और याद आई। बोलते बोलते बाबा तुफैल एकदम चौंक सा गया। वो बोला, मुझे याद आ रहा है कि उसी रात 11 बजे के करीब मुझे फर्श पर कुछ घसीटे जाने की आवाज भी आई थी। हाँ, 11-12 का टाइम ही होगा। मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था। जलाली जी अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा भी लेकिन कुछ कहा नहीं, फिर दरवाजा बंद करके अंदर चले गए।
हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने ये संदूक ही घसीटा हो। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसके जरिए संदूक को एहतियात से पलट कर देखा। काफी हद तक बाबे तुफैल का बयान की तस्दीक होगी। संदूक नुमा बॉक्स की निचली सतह पर घसीटे जाने के निशान मौजूद थे। खुश्क लकड़ी का ये बॉक्स ज्यादा वजनी नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 7-8 किलो से ज्यादा नहीं था, और अगर आराकोई का वजन 10 किलो भी था तो फिर टोटल वजन 18 किलो के करीब बनता था। बेशक जलाली साहब बीमारियों के नरगे में आकर बहुत कमजोर हो चुके थे, फिर भी उनमें बला की मुजामत थी। जब उनकी हालत बेहतर होती थी तो वो अपनी हिम्मत से बढ़कर तवानाई दिखाते थे। यह ऐन मुमकिन था कि उस शाम उन्होंने अकेले ही इस बॉक्स को जमीन से निकाला हो और जीप पर रखकर यहाँ ले आए हो। मैंने कहा, बाबा ये बात तो अब तकरीबन साफ है कि ये वही बॉक्स है जिसके लिए ये सारी खलबली मची हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जलाली साहब इसे इसकी महफूज जगह से निकाल कर यहाँ क्यों ले आए थे? मैं तो एक मस्कीन नौकर हूँ इस घर का जी, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने कहा, वैसे बाबा तुफैल तुम इतने भी बेखबर नहीं हो। जलाली साहब बहुत भरोसा करते थे तुम पर। मेरे लहजे ने बाबे तुफैल को जरा चौंकाया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं बाबे तुफैल को जलाली साहब और महनाज की खुफिया शादी के हवाले से गुरेज सकता था, लेकिन अभी ये मौजूद छेड़ना मुनासिब नहीं था। मैंने अपनी तवज्जो मौजूदा सूरत हाल पर ही मरकूज रखी। मैंने कहा, बाबा मेरा ख्याल है कि तुम जलाली साहब के मिजाज को जितना समझते हो शायद ही कोई और समझता हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाली साहब ने यह बॉक्स डॉक्टर महनाज के सुपुर्द करने के लिए ही इसकी खुफिया जगह से निकाला हो और यहाँ पहुंचाया हो? लेकिन पुत्र जी, अगर ऐसी बात होती तो फिर ताले क्यों तोड़े जाते और चीजें क्यों उठाई जाती? वो बड़ी गलत जनानी निकली है। वो हर वक्त जलाली के करीब रहकर हर ऊंच नीच की खबर रखती रही है। इसे टो लग चुकी होगी कि जलाली जी संदूक कहीं से निकाल कर कोठी में ले आए हैं। उसने मौका देखा, अपने साथी को बुलाया और मूर्ति ले उड़ी। इसके लिए यह काम कौन सा मुश्किल था? हो सकता है कि उससे खुद ही जलाली जी को बेहोशी का टीका शिका लगा दिया हो। मैंने एक बार फिर ध्यान से देखा, बॉक्स का एक कोना टूटा हुआ था, जैसे उसे कहीं से फेंका गया हो। यह टूटा कोना यकीनन इस वाक़े की निशानी था जब इस बॉक्स को किसी नामालूम शख्स ने चलती गाड़ी में से झाड़ियों में फेंका था और ये जलाली साहब तक पहुंचा था। बॉक्स फेंकने वाला इब्रार सदीकी था या कोई और, यह बात भी अभी तक एक मुअम्मा थी। इब्रार सदीकी के बारे में अभी तक कोई अच्छी खबर या बुरी हम तक नहीं पहुंच सकी थी। गालिब गुमान यही था कि वो किसी हादसे का शिकार हो चुका है। इसी दौरान में मेरे मोबाइल की बेल होने लगी। स्क्रीन पर देखा इमरान का नंबर था। दिल धड़क उठा। जलाली साहब की तरफ से कोई बुरी खबर आ सकती थी। खबर आई, लेकिन वो अच्छी ना बुरी। जलाली साहब की हालत नाजुक थी। वो अस्पताल पहुंच चुके थे और डॉक्टरों का ख्याल था कि वो कोमे में जा चुके हैं, यानी अभी वो सांस ले रहे थे, जिंदों में शामिल थे। डॉक्टर महनाज के बारे में मेरी सोच हमेशा मुस्बत रही थी। वो जिस चाह फिशानी से हम वक्त जलाली साहब की देखभाल में लगी रहती थी, वो मुतासर कुन बात थी। कभी कभी तो यूं लगता था कि वो एक डॉक्टर की हैसियत से अपने मरीज के इलाज में आखिरी हद से भी आगे चली गई है। ये एक अनोखी मिसाल थी। उसने अपने और जलाली साहब के दरमियान हर फासला मिटा दिया था। इस फासले को मिटाने के लिए वो मजहबी और मुआशरती तकाजा भी पूरा कर दिया था, जिसे हम शादी कहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ अब सामने आ रहा था वो भी तहय्युर अंगेज था। मुकम्मल तहकीक तो जाहिर है पुलिस को ही करना थी, लेकिन जो शवाहिद यहाँ मौका पर नजर आ रहे थे, इनसे यही पता चलता था कि जलाली साहब के बेहोश होने या इन्हें बेहोश करने के बाद डॉक्टर महनाज और इसके साथी ने दोनों कमरों की तलाशी ली, ताले तोड़े और बहुत सी दूसरी चीजों के अलावा नायाब मुजस्मा अराकोए भी अपने साथ लेके। इंसान एक पहेली है और दिलों के राज अल्लाह ही जानता है। चंद दिन पहले तक हम फतेह मोहम्मद को इस कोठी की काली भेड़ समझते थे और सेक्रेटरी नदीम को नमक हलाल मुलाजिम, लेकिन जो हकीकत सामने आई वो बरअक्स थी। इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में हमने शरीफ सूरत नदीम का जो रूप देखा वो दिल दहला देने वाला था। अब यहाँ डॉक्टर महनाज के बारे में एक मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ रही थी। मैंने अब तक कई बार उसके सेल फोन पर राब्ते की कोशिश की थी, मगर फोन बंद था। इसी दौरान में एसपी तैमूर अपने लाओ लश्कर के साथ फिर आन मौजूद हुआ। वो मौका पर मौजूद हर शख्स को शक की निगाह से देख रहा था और सवालात कर रहा था। पुलिस फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स उठाने वाले एहलकार भी उसके साथ थे। उसने हम सबको बाहर निकाल दिया और तेजी से काम में मसरूफ हो गया। इसी दौरान में इमरान का फोन आ गया। मैंने कॉल रिसीव की। खैरियत है? मैंने पूछा। हाँ खैरियत है, जलाली साहब के लिए हम जो कुछ कर सकते थे कर चुके हैं, अब तुम्हारी जरूरत है। क्या मतलब? तुम डॉक्टर महनाज की वालदा को शक्ल से पहचानते हो? मेरा ख्याल है कि पहचान लूंगा, लेकिन क्या मामला है? महनाज गायब हो चुकी है, उसका वाहिद खोज उसकी वालदा है। तो तुम्हारा मतलब है कि महनाज यहाँ से गायब हुई है तो अराकोए समेत खिरामा अपनी अम्मा जान के पास पहुंच जाएगी। तुम अभी कच्चे जासूस हो, तुम्हारी अकल के दांत अभी निकलने हैं। महनाज अपनी अम्मा जी के पास तो नहीं जाएगी, लेकिन वो जल्द या बादेर इनसे राब्ता जरूर फरमाएगी और यही वजह है कि इसकी वालदा खतरे में है। हमें इसे इस जगह से हटाना होगा जहां वो मौजूद है। तो क्या मेरा अभी आना जरूरी है? नहीं, अगली जुमेरात तक आ जाना। यार तुम बंदे हो कि चुगत?
ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। नेपोलियन बोना मेरे दादाजी का यार बेली था। दोनों ने इकट्ठे ही चढ़ावाला से मैट्रिक पास किया था। दादाजी नेपोलियन को प्यार से नूपी नूपी कहते थे। दादाजी ने मुझे बताया था कि नूपी ने अपने दुश्मनों पर हमेशा इसलिए फतेह पाई कि वो इनकी तवक्का से पहले इनके सर पर पहुंच गया। तो मेरे प्यारे शहजादे, मालगाड़ी मत बनो, एक्सप्रेस बनो। शटाशट जितनी जल्दी हो सकता है मीनार पाकिस्तान के सामने पहुंच जाओ। रावी रोड वाले गेट पर मेरे और इमरान के दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद हुई और फिर मैं रवाना हो गया।